कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी के बीच में एक शायरी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना। उड़ने की अगर चाहत हो तो ये आसमां भी कम है, उड़ने की अगर चाहत हो तो ये आसमां भी कम है। और माना हम इंसान के पर नहीं होते, पर हर इंसान पैदाशी सिकंदर नहीं होता। इसलिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिए, है ना। आप सभी के बीच में इतना मेहनत के साथ हम लोग वीडियो बना रहे हैं और एक एक पॉइंट को आप लोग सीखिएगा, समझिएगा। और इस वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। अगर स्किप कीजिएगा तो आप सभी समझ लीजिएगा कि लिखवाया हुआ में से कम। और सर जो बताएंगे, बोल दिए हैं कि सर जो बताइएगा, अभी जो लिखिएगा नहीं, वो जो बोलिएगा वही बात आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। एक एक पॉइंट पर एक एक पॉइंट पर क्या क्या वो क्वेश्चन बनेगा, इस सभी को पता है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक चीज को सीखिएगा, ठीक है। चलिए सर बताइए तो थोड़ा ये सबको। इसीलिए कहा गया है कि हम लोग एक कलाकार हैं और पृथ्वी एक स्टेज है। हम लोग जैसा कला दिखाएंगे उसी हिसाब से हम लोग को ये लोग याद करेंगे। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा, हम लोग शतरंज के गोटी को घोड़ा, प्यादा, हाथी, रानी, राजा बनाकर खेलते हैं, और भगवान जो है हमें शतरंज के गोटी बनाकर खेल रहे हैं। ठीक, तो जब आए हैं तो कुछ आपका इतिहास होनी चाहिए, न कि आए और सिंपल इजी चले गए। तो आप इस दुनिया में जब आए हैं तो जब तक आपका इतिहास नहीं बनेगा तो समझिए, अगर सिंपल चले जाइएगा तो इस ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, आप लोग से उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका मेन मकसद होना चाहिए पढ़ाई करना। बहुत उम्मीद के साथ आप लोगों को अपनी मम्मी पापा आपको भेजे हैं, और आप अपने समाज का आईना है। और यही आप अगर सफल होकर जाइएगा तब जाके आपके समाज का परिवर्तन, आपके समाज में परिवर्तन आएगी। ठीक, तो उसके बाद हम लोग टॉपिक के ऊपर चलेंगे। टॉपिक से संबंधित बात फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना, जिसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, मानवाधिकार या मानव अधिकार, है ना। इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको कहीं जाने की जरूरी नहीं है, ठीक है। और आप लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को भगाइएगा नहीं। अगर वीडियो भगाइएगा तो हो सकता है कि जो चीज़ आप भगा रहे हैं, बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो चीज़ आप भगा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बन रहा हो, और वहाँ से जब भगा दीजिएगा तो वहाँ से क्वेश्चन छूट जाए। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमारी संस्था के द्वारा, जैसे कि हम लोग जो जीके जीएस पढ़ाते हैं, उसमें बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, जो रद्द हुआ था, वो फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 50% क्वेश्चन मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया था वहाँ से क्वेश्चन थी। उसके बाद हाल फिलहाल में जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन था, ये मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया था वहाँ से क्वेश्चन था। तो आप लोग 100% इस संस्था से जुड़िए और सेवा दीजिए। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि हम लोग के द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जाएगा 100% आपको समझ में आएगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड को भी अपने कम से कम एक क्लास तो जरूर दिवाइए। हमारा संस्था ये बालूघाट में चलती है, जो गुरुकुल नाम से चलती है। तो आप लोग 100% आइए, और आइएगा तो निराश होकर नहीं जाइएगा, इतना तो जरूर विश्वास है हम लोग को। ठीक, आप चलते हैं टॉपिक के ऊपर। खाते रहिए, पीते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। और आगे बढ़िए। चलिए, अब आपका क्लास शुरू होगा बिना रुके हुए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार और मानवाधिकार दोनों दो चीज होते हैं। यहाँ से इसलिए मौलिक अधिकार को टॉपिक को हम लोग सबसे पहले ये रखने की चेष्टा किए हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बहुत सारे चीज़ पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। और मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग को जीवनचर्या से जुड़े हुए चैप्टर है। अगर हम लोग की जन्म होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सरकार के द्वारा जो छूट दी जाती है, उसे हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इसका अहम भूमिका है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार अगर आपको याद रहेगा तो आप कहीं भी समझिए कि आपके अधिकार के हित की बात छीना जाएगा तो आप कहीं भी लड़ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से लड़ सकते हैं, जहाँ तक सरकार से भी आप लड़ सकते हैं। इसलिए
आप लोग को मौलिक अधिकार डिटेल्स में पढ़ाई जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन अनगिनत बनती है। जैसे कि पॉलिटी में देखा जाए तो पॉलिटी में सब एक एक टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है और उसमें से हम लोग को सबसे ज़्यादा जो है छूट जो दिया जा रहा है वो संविधान के द्वारा जो छूट दिया जाता है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत छूट दी जाती है, जिसके वजह से हम लोग मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर इसके बारे में हम लोग को जानकारी रहेगी तब जाके हम लोग कहीं भी सीना टाइट करके रहेंगे और आपकी अधिकार की बात, हम लोग की अधिकार की बात अगर छीना जाएगा तो वहाँ पे कुछ न कुछ अपने अधिकार से संबंधित बातों को रखेंगे। ठीक, तो इसीलिए मौलिक अधिकार को आप लोग थोड़ा पूरे बजाबते से पढ़िएगा और मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि पेन डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए, एक होते हैं मौलिक अधिकार और एक होते हैं मानवाधिकार। मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में डिफरेंस है, ये नहीं कि मौलिक अधिकार को ही हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार दोनों दो नियम हो रहे हैं, तो दोनों दो नियम हो रहे हैं, इसका मतलब है दोनों का दो कार्य। इस चीज को समझिएगा, दोनों दो नियम है, इसका मतलब है कि दोनों का दो कार्य है। अब यहाँ पे समझेंगे मौलिक अधिकार और मानवाधिकार। एक चीज समझिएगा, जब अधिकार की बात आएगी, यहाँ पे जब अधिकार की बात आएगी इसका मतलब है कि हम लोग को छूट दिया जा रहा है। ठीक, अधिकार दिया जा रहा है, अधिकार मतलब हमारी छूट, हमको छूट दिया जा रहा है। किसके द्वारा छूट दिया जा रहा है? सरकार के द्वारा छूट दिया जा रहा है, अर्थात संविधान के द्वारा जो छूट दी जाती है उसी को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। इजी वे में यहाँ पे सिंपल भाषा अपना बना सकते हैं कि सरकार के द्वारा, ये संविधान के द्वारा जो छूट दी जाती है उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और मानवाधिकार किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक के द्वारा, जब प्राकृतिक के द्वारा जो छूट दी जाती है उसको हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद ही वो श्वास लेना प्रारंभ कर देता है। प्राकृतिक के द्वारा जो छूट दी जाती है, जैसे कि श्वास ले रहा है उसको पानी पिलाई जाती है, दूध, माँ का दूध पिलाई जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्राकृतिक के द्वारा जो छूट दी जाती है, स्वस्थ हवा जो लेता है, ये प्राकृतिक के द्वारा जो छूट दी जाती है उसको हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। जबकि सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा जो छूट दी जाती है उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में डिफरेंस समझ गए होंगे। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स के तहत रखते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जबकि मानवाधिकार को इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो मानवाधिकार प्रकृति के द्वारा दी जा रही छूट और मौलिक अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स अर्थात सरकार के द्वारा दी गई छूट को मौलिक अधिकार कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मौलिक अधिकार का जन्मदाता पूछेगा किस कंट्री को मानी जाती है, तो मौलिक अधिकार का जन्मदाता ब्रिटेन को मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मौलिक अधिकार का जन्मदाता ब्रिटेन को मानी जाती है। ब्रिटेन से मौलिक अधिकार हम लोग लेते हैं और ब्रिटेन से मौलिक अधिकार अमेरिका लेती है और अमेरिका से मौलिक अधिकार हम लोग लेते हैं। यहाँ पे समझिएगा, ब्रिटेन मौलिक अधिकार का जन्मदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे जॉर्ज द्वितीय, जिनका समय काल था 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी की एक समय काल चल रही थी। उस दौरान ब्रिटेन को वो राजा जो थे ये बहुत क्रूर शासक थे। क्रूर शासक होने के कारण इन्हें यह जो है अपने राज दरबार में ये छूट देना पसंद नहीं करते थे, अपनी जनता को छूट देना पसंद नहीं करते थे, जिसके वजह से वह जॉर्ज द्वितीय के विरोध में उनके जनता अर्थात ब्रिटेन के जनता 1215 ईस्वी में उनको एक पत्र लिखती है और वह पत्र में वो अपने अधिकार मांगने की बात करते हैं। क्योंकि वो क्रूर शासक थे, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो छूट देने की मंशा में नहीं थे, बहुत ज़्यादा टाइट व्यवस्था उनका था, जिसके वजह से उनसे छूट मांगती है वहाँ की जनता और इन्होंने देने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन राजा का जो मंत्री होते हैं उस मंत्री को वहाँ की जनता कहते हैं कि अगर आपका राजा मुझे छूट नहीं देंगे तो उनको हम लोग
विरोध करेंगे और उनको हम लोग जान से मारेंगे। अब यहाँ पे उनके मंत्री जरदुतिये के पास जाते हैं और जरदुतिये के पास जब जाते हैं तो रखते हैं इस बात को कि आपसे जनता खुश नहीं है, उनको आप छूट दीजिए। जिसके वजह से जो पत्र लिखी जाती है वह पत्र अपनी अधिकार की मांग करते हैं। अधिकार के नाम से उस पत्र को रखा गया। नाम तो हुआ मैग्ना कार्टा। वह पत्र जो है ये मैग्ना कार्टा से नाम से, जिसको हम लोग हिंदी में अधिकार पत्र कहते हैं, इसीलिए मौलिक अधिकार का जन्मदाता ब्रिटेन को मानी जाती है। जबकि मौलिक अधिकार का जन्मदाता ब्रिटेन को मानी जाती है, जबकि व्यवस्थित रूप से मौलिक अधिकार लागू करने वाला कोई देश है तो वह देश फ्रांस है। फ्रांस के फ्रांसीसी क्रांति जब आती है 1791 ईस्वी के आसपास में, तो वहाँ पे समाजवादी, बंधुता, इन सभी बातों को वह रखते हैं जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। जिसके कारण व्यवस्थित रूप से अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार का जन्मदाता कौन कंट्री है तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रांस। जबकि सोझे पूछ देगा कि मौलिक अधिकार का जन्मदाता कौन है तो आपका जवाब होना चाहिए ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन मौलिक अधिकार का जन्मदाता होते हैं। ब्रिटेन से अमेरिका लेते हैं मौलिक अधिकार और अमेरिका से हम लोग लेते हैं मौलिक अधिकार। ठीक, हम लोग लेते हैं अमेरिका से, अमेरिका वाला लेते हैं ब्रिटेन से। अब यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ समझ, मुझे मौलिक अधिकार और मानवाधिकार, मुझे विश्वास है कि ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब होता क्या है कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में अंतर समझ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में, हमारे देश में, संविधान नहीं कर सकते, हमारे देश में मौलिक अधिकार का मांग सबसे पहले किसने किया तो दादा भाई नौरोजी साहब ने करते हैं। यह 1858 ईस्वी में, यह 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत ये दादा भाई नौरोजी करते हैं ब्रिटिश को, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे तो ब्रिटिश से ना अपनी अधिकार की बात करेंगे, ब्रिटिश से ना हम लोग मांग करेंगे। तो 1858 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कहते हैं कि हाँ, भारतीयों के लिए कुछ छूट दीजिए, जिसके कारण सबसे पहली मांग मौलिक अधिकार अर्थात मैग्ना कार्टा को मांग करते हैं दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश से। लेकिन अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार के या अल्पसंख्यकों के, मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यकों के समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। जबकि उपाध्यक्ष कौन होते थे तो आचार्य जेवी कृपलानी होते थे। उनका समयकाल 1931 के आसपास में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर सोचे पूछे कि मौलिक अधिकार का मांग सबसे पहले भारतीयों के लिए किस एक्ट में किया गया तो 1858 के एक्ट में किया गया, ब्रिटिशों से मांगी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये हो गई भारतीयों के लिए। एक होते हैं, उसके बाद आते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार के अंतर्गत अब यहाँ पे देखिएगा, मानवाधिकार की जब बात आएगी तो मानवाधिकार में सबसे पहले मांग जो किया जा रहा है, यह एक जगह होते हैं ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान होते हैं। समय जो आते हैं 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में ईरान की राजधानी तेहरान में बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देश, कंट्री भाग लेते हैं और उसमें मानव के अधिकार का चर्चा करते हैं। और उसमें मानव के अधिकार का जब चर्चा करते हैं तो उसके तहत 30 अनुच्छेदों के तहत इस बात को रखा गया कि मानवाधिकार के तहत 30 अनुच्छेद को रखने की बात कही गई। इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग मानव दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान में मानव के अधिकार की बात कर रही है, जिसके कारण इसको हम लोग 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये रहा मानवाधिकार दिवस। मौलिक अधिकार, मानवाधिकार अलग होते हैं। मौलिक अधिकार को हम लोग मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। अब इसको बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं। मौलिक अधिकार को हम लोग या मूल अधिकार को हम लोग मूल कर्तव्य से जोड़ देते हैं। कर्तव्य अलग होते हैं मेरे दोस्त और अधिकार अलग होते हैं मेरे दोस्त, ठीक। और ये चल रही है हिस्टोरिकल बात चल रही है। उसके बाद आता है पर्यावरण की रक्षा के लिए। पर्यावरण के रक्षा के लिए 5 जून
5 जून 1972 ईस्वी में स्वीडन के राजधानी 5 जून 1972 ईस्वी में स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन बुलाई गई और उसमें कहा गया कि पर्यावरण को रक्षा करने की बात, पर्यावरण को बचाने की बात, अर्थात जब बचाने की बात कर रही है तो पर्यावरण के अधिकार की बात चल रही है इसका मतलब, जिसके कारण 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में इस बात को रखी गई थी कि पर्यावरणों को रक्षा करने की बात किया जाए, पर्यावरणों को रक्षा किया जाए, बचाया जाए, जिसके कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कहाँ पे? स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में। जबकि मानवाधिकार कहाँ पे? ये क्या कहते हैं, ईरान के राजधानी तेहरान में 10 दिसंबर 1948 में 30 अनुच्छेदों के साथ। जबकि पर्यावरण जो है, पर्यावरण की जो रक्षा करने की बात कही जा रही है, पर्यावरण की रक्षा करने में यहाँ पे देखा जाता है 5 जून 1972 में, तो यहाँ पे 26 सिद्धांतों के साथ पर्यावरण को रक्षा करने की बात कही जा रही है। ठीक, उसके बाद हम लोग मानवाधिकार के अंतर्गत ये तो कहा गया कि मानवाधिकार होनी चाहिए, मानवाधिकार मानव को छूट देनी चाहिए। अब ये तो ये ईरान की राजधानी तेहरान में हो जाती है। जबकि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना 1991 ईस्वी में की जा रही है, 1993 ईस्वी में किया जा रहा है। कब? 1993 ईस्वी में किया जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार का स्थापना 1993 ईस्वी में किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष जो भी होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के पदों से हट चुके हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अगर पूछेगा पंचायतों के लिए सबसे पहले कौन, पंचायत का स्थानीय शासन व्यवस्था, सबसे पहले पंचायतों के लिए छूट की बात कौन करते हैं? तो लॉर्ड रिपन साहब करते हैं 1882 ईस्वी में। एक तालुका बोर्ड या तालुका परिषद के तहत यह पंचायत के छूट की मांग करते हैं, पंचायत के अधिकार की मांग करते हैं, जिसके कारण लॉर्ड रिपन साहब को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का ये जनक है। ठीक, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किनको माना जाता है? लॉर्ड रिपन साहब को 1882 ईस्वी में। ठीक, लॉर्ड रिपन साहब के समय काल में ही सबसे पहले नियमित रूप से जनगणना शुरुआत की गई थी। जबकि अगर सोचे पूछ देगा कि सबसे पहले भारत में जनगणना कब शुरू की गई थी, तो 1871 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड मेवो के समय काल में। सबसे पहले कब की गई थी? 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेवो के समय काल में। जबकि नियमित रूप से जनगणना कब शुरुआत की गई? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय काल में। ये रिपन की चर्चा चली थी, इसलिए इस बात को हम लोग रख दिए। तो यहाँ पे नियमित रूप का मतलब होता है उसके बाद जनगणना शुरू हो गई कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना करानी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे जब जनगणना की बात आई तो एक और चीज़ बता देते हैं। भारत में जितने भी जनगणना हुई है उसमें से 1921 की जो जनगणना हुई है उस जनगणना में जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गई थी, जिसके कारण उसे महाविभाज्य वर्ष के नाम से जानते हैं, या महाविभाज्य जनसंख्या के नाम से, जनगणना के नाम से जानते हैं। 1921 ईस्वी में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। चलिए, ये तो रहा इसका थोड़ा बहुत, ये क्या कहते हैं इसको, इसका स्टोरी। अब हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार या भारतीय संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने कहिएगा कि सर जन्मदाता, देखिए जन्मदाता ब्रिटेन से लेते हैं अमेरिका, और अमेरिका से लेते हैं हम लोग, इसीलिए पढ़ाया जाता है, जानते हैं हम लोग
कि मौलिक अधिकार का हमारे देश में किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। और इस मौलिक अधिकार को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अधिकार पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। भाग 3, भाग पूछेगा तो भारतीय संविधान के भाग 3, अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 12 से 35 कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब बात आती है मौलिक अधिकार के और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उपाध्यक्ष होते थे आचार्य JB कृपलानी साहब। और इन्होंने यह मौलिक अधिकार का जब मांग करते हैं, उसके बाद हमारे संविधान में मौलिक अधिकार इन दोनों व्यक्तियों के आधार पे, मांगने के आधार पे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को ऐड किया गया। जिस समय ऐड की गई थी उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। जिस समय ऐड की गई थी उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो चुकी है। जिस समय ऐड की गई थी 7, जबकि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिएगा मौलिक अधिकारों की संख्या अभी वर्तमान समय में 6 हुई है। अब इसको एक जो मौलिक अधिकार होते हैं उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में होती है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होती है, जिसके कारण एक मौलिक अधिकार को हटा दी गई, जिसका नाम होते हैं संपत्ति के अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में ऐड कर दिया गया और भाग 12 में ऐड कर दिया गया। जब अनुच्छेद चेंज होंगे तो ऑटोमेटिक भाग चेंज होंगे, क्योंकि ये भाग 12 से 35 के बीच में रखी गई थी। जिस समय 12 से 35 के बीच में रखी गई थी उस समय वो मौलिक अधिकार का हिस्सा था, उस समय भाग 3 का हिस्सा था, लेकिन वह उसे अब अनुच्छेद 300A में ऐड कर दिया गया। 300A, अनुच्छेद 300A में ऐड कर दिया गया। जब अनुच्छेद चेंज होंगे तो ऑटोमेटिक है कि भाग भी चेंज होंगे, तो भाग 12 और अनुच्छेद 300A में। ठीक, उसके बाद जो हटाई गई थी मौलिक अधिकार, उसको हम लोग संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते हैं। संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद मौलिक अधिकार हुआ करते थे उसे कब हटाई गई, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाई गई थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाई गई थी। अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। संशोधन में होते क्या है? 42 को बच्चे लोग 78 में मार देते हैं और 44वां संविधान संशोधन को 76 में मार देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4 4 8 होते हैं, 4 + 4 8, अर्थात 1978 में कैमा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। जबकि 1976 में 42वां संविधान, 4 × 6 अर्थात 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होती है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दी गई और अनुच्छेद 300A में और भाग 12 में जोड़ दी गई। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होती है, जिसको हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे काम को किया गया। उद्देशिका प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ी गई, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद मूल कर्तव्य को जोड़ी गई। मूल कर्तव्य अलग होते हैं मेरे दोस्त और मौलिक अधिकार अलग होते हैं। ठीक, तो 44वां में संपत्ति के अधिकार हटाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे। अब ये संपत्ति का अधिकार देखिए, जिस समय मौलिक अधिकार 7 थी उस समय संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत रखी गई थी और अनुच्छेद 31 के तहत रखी गई थी। और यह संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ अनुच्छेद एक और आते हैं जो 19 के F आते हैं, जिसको F को भी हटा दी गई। जब संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19 के F से संबंधित थी और अनुच्छेद 31 से संबंधित थी, जिसके वजह से ये दोनों अनुच्छेद को हटा दी गई थी। ठीक, जिसको हम लोग विधि का अधिकार का रूप भी कहते हैं। संपत्ति के अधिकार को हम लोग विधि का अधिकार का रूप भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार क्या निलंबित होती है, तो बिल्कुल मौलिक अधिकार निलंबित होती है। निलंबित क्यों मानी जाती है कि मौलिक अधिकार होती है?
क्योंकि अनुच्छेद 352 क्योंकि अनुच्छेद 352 और हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात कही गई। तो जिस समय राष्ट्रीय आपात लागू होते हैं हमारे देश में, उस समय मौलिक अधिकार के 19 के 6 जो होते हैं, अनुच्छेद 19 पूरे पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। 19 के 6 19 को 6 भागों में जो बांटी गई है, उस 6 भागों को वह स्वतः के स्वतः समाप्त हो जाती है। वह स्वतः के स्वतः समाप्त हो जाती है जो अनुच्छेद 352 जब लागू होता है देश में, तब राष्ट्रीय आपात लागू होती है, तब अनुच्छेद 19 के 6 समाप्त हो जाती है, जिसके वजह से मानी जाती है कि मौलिक अधिकार निलंबित हो जाती है। ये भी मानी जाती है कि अनुच्छेद 361 के तहत 52 जब होती है तो अनुच्छेद 361 के ये हो जाए 358 के तहत कही गई है कि अगर राष्ट्रीय आपात लागू है तो अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति चाह के भी नहीं हटा सकते हैं। चाहेंगे तो हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाद में संशोधन कर कहा गया कि नहीं हटा। क्यों? क्योंकि 20 में जो है यह दोष हित के संबंध में संरक्षण की बात कही जाती है, जबकि 21 में जो है दैहिक स्वतंत्रता की बात कही जाती है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात, जिसके वजह से 20 और 21 हटाई नहीं जाती है अगर राष्ट्रीय आपात लागू है फिर भी। ठीक, तो अगर कोई पूछेगा क्या मौलिक अधिकार निलंबित होती है, तो बिल्कुल कहेंगे होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, यह वाद योग्य है, तो बिल्कुल वाद योग्य है। अर्थात वाद योग्य का मतलब है हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार को हनन की जाती है तो हम लोग न्यायालय में जाते हैं, और न्यायालय में जाने का वाद का मतलब तर्क वितर्क, न्यायालय में जाने का मतलब तर्क वितर्क करेंगे। हमारे अधिकार का छीना जाएगा तो उसके ऊपर हम लोग कटाक्ष करेंगे, जिसके वजह से सरकार से भी लड़ सकते हैं, जिसके वजह से कही जाती है कि मौलिक अधिकार निलंबित होती है तो होती है, वाद योग्य है तो है वाद योग्य है। अर्थात वाद योग्य का मतलब है हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं। जबकि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी जो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 में जो है उसमें वादियों को उसको नहीं रखी गई है। इसके लेकर वह छीना भी जाता है तो हम लोग उसके लिए नहीं जाते हैं। वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, अगर छीन रहा है तो दे रहा है तो ले लेते हैं उसका लाभ। ठीक, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई। अब हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में पढ़ी गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मौलिक के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 अमेरिका से लिया गया है। 7 मौलिक अधिकार थी, जबकि वर्तमान समय में 6 हो चुकी है। 7वां मौलिक अधिकार कब हटाई गई थी? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाई गई थी, जिसको अनुच्छेद 300A में ऐड कर दिया गया, भाग 12 में चली गई। ठीक, अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ, यह चलेंगे अब हम लोग मौलिक अधिकार के बातों को जानेंगे कि किस में क्या है। जैसे 6 मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ते हैं अभी वर्तमान समय में, जो उस 6 मौलिक अधिकारों में सबसे प्रथम मौलिक अधिकार होते हैं स्वतंत्रता, क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समानता को रखते हैं, अर्थात समानता का अधिकार होते हैं। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के तहत फर्स्ट मौलिक अधिकार होते हैं, जो समानता का अधिकार के तहत फर्स्ट मौलिक अधिकार होते हैं, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अगर पूछेगा कि समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल है, तो 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल है, 5 अनुच्छेद है। समानता में कितने? 5 अनुच्छेद है। और हम लोग जानते हैं कि 12 से 35 के बीच में कुछ ऐसे आर्टिकल है, कुछ ऐसे अनुच्छेद है जो सिर्फ हम लोग को लागू होता है, विदेशियों के लागू नहीं होता है। जैसे कि 15 हो गई, 16 हो गया, 19 हो गई, 29 हो गई और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 5 ऐसे आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीयों को लागू है, विदेशियों को लागू नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछी जाती है कि सिर्फ भारतीयों वाले आर्टिकल कौन है मौलिक अधिकार का? 15, 16, 29, 19 और 30 5 आर्टिकल 100% याद रखिएगा। फिर कभी कभी पूछ देता है कि मौलिक अधिकार में कितने आर्टिकल है, तो 12 से लेकर 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल होंगे उसको ऐड करके आप बता सकते हैं कि इतना आर्टिकल है, जो अनुच्छेद 31 छट जाती है। ठीक, तो यहाँ पे
अब 14 से 18 समानता का अधिकार। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद सेकेंड मौलिक अधिकार के तहत, जिसको हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। और इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जब बात आती है तो इसको 19 से लेके 22 तक के बीच में रखते हैं। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक के बीच में रखते हैं। तीसरा मौलिक अधिकार जो होते हैं उसको हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो अनुच्छेद 23 से लेके 24 के बीच में। मजा आ रहा है पढ़ने में? 23 से लेके 24 के बीच में। उसके बाद आता है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो आते हैं उसको आर्टिकल 25 से लेके अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक के बीच में रखते हैं। ये चार मौलिक अधिकार, एक समानता का अधिकार, दो स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22, तीन शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28। मुझे उम्मीद है कि ये चारों याद हो जाता हो। समस्त शोध संस्कृति का अधिकार होते हैं, ये ट्रिकली चीज है। समानता का अधिकार 14 से स्वतंत्रता का है, 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, 25 से 28। ये चारों के चारों आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग 5वें मौलिक अधिकार की तरफ चलेंगे। पांचवा मौलिक अधिकार में जो आते हैं वह आते हैं अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से लेके 30 के बीच में है। अनुच्छेद 29 से लेके 30 के बीच में है, जो अनुच्छेद 29 से लेके 30 के बीच में है। ये पांचवी मौलिक अधिकार हो। छठी मौलिक अधिकार जो आते हैं जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत है, जिसका आर्टिकल जो होते हैं 32 से लेके 35 तक के बीच में, 32 से लेके 35 तक के बीच में। ये 6 के मौलिक अधिकार होगा। यही आर्टिकल 32 जो है, अगर मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। उस 5 प्रकार के रिटों में आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत जाते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाते हैं। और ये क्यों जाते हैं? अगर आपको सही तरीके से सरकारों के द्वारा, सरकार के अधिकारियों के द्वारा नहीं कार्य किया जा रहा है तो आप यहाँ से चले जाते हैं कोर्ट में। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक, ये 6 मौलिक अधिकार हो। और इसी 32 मौलिक अनुच्छेद आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा जा रहा है भारतीय संविधान की ये आत्मा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है भारतीय संविधान का आत्मा उद्देश्य क्या या प्रस्तावना है।
उद्देशिका या प्रस्तावना है। भारतीय संविधान का आत्मा कौन है? उद्देशिका या प्रस्तावना है। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा भी कहा जाए उद्देशिका या प्रस्तावना भारतीय संविधान का आत्मा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेंगे उसको सबसे ज़्यादा मान्य होगा। इसीलिए हम लोग को अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का आत्मा कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए उद्देशिका या प्रस्तावना या भूमिका या प्रियम्बल। लेकिन अगर विद्वान के नाम पूछ देगा कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किसे कहा गया है, तो भाग 3 आर्टिकल पूछेंगे। आर्टिकल पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 32। ठीक, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखो भीमराव अम्बेडकर, ये होगा। अब हम लोग जानेंगे, ये पूरे के पूरे पढ़ेंगे कि 12 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, यहाँ तक पूरे 35 तक जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे 2 आर्टिकल छूट जाती है, 14 से लेकर 35 हम लोग काउंट किए। अब यहाँ पे देखिएगा 12 आर्टिकल 12 में जो है अनुच्छेद 12 में जो है क्या है, तो अनुच्छेद 12 में जो है राज्य किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 या आर्टिकल 12 में देश किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, किसके द्वारा कहा गया? प्रोफेसर गार्नर के द्वारा। प्रोफेसर एक विद्वान होते थे, प्रोफेसर गार्नर साहब। प्रोफेसर गार्नर साहब ने इस बात को रखते हैं कि जिस क्षेत्र के पास 4 चीज़ों की उपलब्धता हो उसे देश या राष्ट्र कहते हैं। उस 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उसका अपना भौगोलिक क्षेत्र हो, जनसंख्या, एक अपना भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा उसका अपना जनसंख्या, तीसरा उसका अपना संविधान, चौथा संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है अंदर और बाहरी निर्णय लेने के लिए वह राज्य वह क्षेत्र क्या स्वतंत्र हो। तो अपने आप में सबको हम लोग राज्य कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, जिसका अपना एक संविधान, उस क्षेत्र का, उस देश का अपना एक संविधान, उसका अपना जनसंख्या, उसको अपना भौगोलिक क्षेत्र हो और उसका अपना संप्रभुता। जैसे कि देश की आज़ादी से पहले हम लोग एक देश के अंतर्गत नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारा जनसंख्या तो हमारी थी, जनसंख्या को रखने के लिए भौगोलिक क्षेत्र तो हमारी थी। उसके बाद संविधान, ना तो हमारा अपना संविधान था और ना तो हमारे पास संप्रभुता थी। संप्रभुता किसके पास था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के समक्ष। क्यों? क्योंकि हम लोग ना तो अंदर के निर्णय और ना तो बाहर के निर्णय ले सकते थे। इसलिए हम लोग को गुलाम देश कहा जाता था, गुलाम राज्य कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ों की उपलब्धता थी, 2 चीज़ों की उपलब्धता नहीं थी। वो 2 चीज़ कौन कौन सा नहीं था और कौन कौन सा था? अर्थात मेरा अपना संविधान नहीं था और हमारा अपना संप्रभुता नहीं थी। अर्थात निर्णय लेने के लिए हम बाध्य थे। निर्णय कौन लेते थे? ब्रिटिश सरकार लेते थे, जिसके वजह से हम लोग एक देश और राज्य को नहीं कह सकते थे, स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश के तहत नहीं थे, वह गुलाम राज्य और गुलाम देश के तहत थे हम लोग। क्यों? क्योंकि 4 में से 2 चीज़ थी, 2 चीज़ नहीं थी। जनसंख्या मेरा अपना था, भौगोलिक क्षेत्र मेरा अपना था, ना तो 2 चीज़ अपना था, लेकिन 2 चीज़ नहीं थी, ना तो संविधान थी और ना ही तो संप्रभुता थी। यहाँ तक क्लियर हो गया जो अनुच्छेद 12 में की गई। अनुच्छेद 13 में जो कही जा रही है, इसमें कहा जा रहा है वैसे नियम कानून जो एक्ट के तहत, जैसे ब्रिटिश सरकार के एक्ट के तहत, ये तो प्राकृतिक चीज़ है, इसको कटिंग क्यों करना है? ठीक, तो ब्रिटिश सरकार के एक्ट के तहत कहा जा रहा है जो नियम कानून आ रहे हैं, वह नियम कानून अगर हमारे मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है तो उस मौलिक अधिकार को, उस नियम कानून को हम खत्म कर देंगे। जो ब्रिटिश सांसदों के द्वारा जो नियम कानून लाई गई थी, जैसे कि 1757 के एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट के तहत, 1858 के एक्ट के तहत जो भी नियम कानून लाई गई थी, उस नियम कानून को हम लोग खत्म कर देंगे। जैसे कि समझने के लिए आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में जो कहा जा रहा है, आर्टिकल 13 में जो कहा जा रहा है उसको समझेंगे। जैसे कि सपोज दैट मानिए कि कोई वृक्ष हो और उसके ऊपर सूरज हो और यहाँ पे वृक्ष है और यहाँ पे वृक्ष है और वृक्ष और यहाँ पे क्या है, भूमि है, अर्थात खेत है। तो सपोज दैट मानिए कि यहाँ पे अगर कोई वृक्ष रहेगा तो यह सूर्य के प्रकाश यहाँ तक नहीं जा पाएगी और यहाँ तक जब नहीं जा पाएगी, जिसका नतीजा है अर्थात फंडामेंटल राइट्स के पास नहीं आएगी, जमीन के पास नहीं आएगा, तो ये कृषि जो है ये नहीं होगा यहाँ पे बढ़िया तरीके से, जिसके वजह से उस वृक्ष के टेहनी को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अनुच्छेद 13 के तहत
अर्थात उस देवनी को हम लोग काट देंगे अनुच्छेद 13 के तहत, और जब काट देंगे तो सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी तक आएगी, भूमि तक आएगी, तक फंडामेंटल राइट तक आएगी, और जिसका नतीजा है कि हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिसका वही अनुच्छेद 13 में कही गई। अब यहाँ पे देखिएगा मेन अनुच्छेद अब मौलिक अधिकार में चालू हो रहा है। जैसे कि समानता के अधिकार पूछेगा, आप लोग से पूछेगा समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में। कितने आर्टिकल इसमें? 5 आर्टिकल है। समानता के अधिकार ये प्रथम मौलिक अधिकार होते हैं। इसको हम लोग विधि के अधिकार के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि विधि के अधिकार एक अलग आर्टिकल हो जाते हैं जो 14 में आती है। बात समझ लें। समानता के अधिकार को 2 भागों में बांटी गई है। एक होते हैं समानता के अधिकार को 2 भागों में बांटी गई है। एक होते हैं विधि के समक्ष अधिकार, और एक होते हैं विधि के संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण। अब यहाँ पे विधि के समक्ष संरक्षण और विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अब यहाँ पे देखिए विधि के समक्ष समानता ये अलग स्टेटमेंट होती है, विधि के समक्ष संरक्षण ये अलग स्टेटमेंट होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, तो विधि के समक्ष समानता जो ली गई है यह ब्रिटिश से ली गई है, यह ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यह ब्रिटेन से। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। प्रोफेसर डायस ने, प्रोफेसर डायस जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, प्रोफेसर डायस साहब ने विधि के समक्ष समानता का उल्लेख करते हैं, जिसके वजह से प्रोफेसर डायस को ब्रिटिश के विधि के समक्ष समानता का सेंटेंस का क्या करते हैं, जन्मदाता मानते हैं। ठीक, तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से ली गई है। जबकि विधि के समक्ष संरक्षण कहाँ से ली गई? यह अमेरिका से ली गई। इसका मतलब होता है कि विधि के समक्ष समानता, अगर एक विधि है, एक नियम कानून है, उस नियम कानून पे सभी लोगों को एक समान डिसीजन दी जाएगी, निष्पक्ष होकर डिसीजन दी जाएगी। जैसे कि हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो विधि माता के ऊपर एक पट्टी चढ़ी रहती है, ब्लैक कलर की पट्टी, जिसको बोलचाल में आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमारा संविधान अंधा कानून है। अंधा कानून नहीं है चला, उस चीज़ को समझिएगा। क्यों उस पर पट्टी चढ़ाई जाती है? क्योंकि उस पट्टी पे चढ़ाई जाती है और कहा जा रहा है कि हमको कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, कौन मेरा है कौन बाहरी है। अगर जो कुछ करके आया है उसके लिए जो संविधान में प्रावधान है उसको उसी प्रावधान से गुजरना पड़ेगा। अगर वो पट्टी खुला रहेगा तो अपना और वीरान पता चलेगा, जिसके कारण यह मानी जाती है कि उसके आंखों पे पट्टी चढ़ा दी जा रही है और कौन अपना कौन वीरान ये क्लियर नहीं है, इसको कोई देखना नहीं है, इसको नहीं समझना है कि कौन मेरा अपना है कौन वीरान है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जिसके कारण विधि के समक्ष समानता एक विधि है। अगर एक विधि के आधार पे अगर कोई व्यक्ति किसी को मर्डर करके आ रहा है, अगर वो मेरा अपना ही है तो उसको मर्डर के तहत, उसको मर्डर के अंतर्गत जो भी नियम कानून है उसको उसी नियम कानून से गुजरना पड़ेगा, उसको उतना ही दिन जेल खटना पड़ेगा। ठीक, जिसके वजह से जो विधि के समक्ष समानता। जबकि विधि के समक्ष संरक्षण, अर्थात विधि के समक्ष समानता का मतलब है कौन अपना कौन वीराना, ये नहीं क्लियर होगा, निष्पक्ष होकर डिसीजन देना। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? यह ब्रिटेन से ली गई है। इस संस्थापक इस सेंटेंस का कौन होते हैं? तो प्रोफेसर डायस होते हैं। ठीक, विधि के समक्ष संरक्षण यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से ली गई है? यह अमेरिका। विधि के समक्ष संरक्षण जो होते हैं अमेरिका, संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, यह अमेरिका से ली गई। अर्थात सपोज दैट मानिए कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति हो और कोई विकलांग हो, अगर विकलांग को अगर संरक्षण नहीं दिया जाएगा, बचाव नहीं की जाएगी, अगर 5 मिनट में कहा जाएगा कि स्वस्थ व्यक्ति को भी इसको 5 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है और विकलांग को भी 5 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है, तो कहीं ना कहीं इस नियम कानून का उल्लंघन होगा। इस नियम समानता का अधिकार का मतलब है सबको एक समान, तो कहीं ना कहीं नियम कानून का उल्लंघन होगा। इसीलिए यहाँ पे संरक्षण की बात की जाए, किसको? उस विकलांग को संरक्षण दी जाएगी, उस विकलांग को बचाव की जाएगी संविधान के द्वारा कि अगर कोई स्वस्थ जो स्वस्थ हो वह 5 मिनट में 100 मीटर दौड़ता है तो आप 5 मिनट में 50 मीटर दौड़िए।
आप 5 मिनट में 30 मीटर दौड़िए, यही होती है संरक्षण। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि विधि के समक्ष संरक्षण और विधि के समक्ष समानता आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो जो आर्टिकल 14 में है, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 14 जो है यह भारतीय संविधान की आत्मा है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस आर्टिकल को? 14 को। बात समझ रहे हैं ना? जबकि 32 को कौन कह रहा है? भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। जबकि ये दोनों मान्य नहीं मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बात कही जाती है उस बात को मानी जाती है। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको यहीं तक रहने देते हैं, और सेकेंड इसका 2-3 पार्ट बनेंगे, और 2-3 पार्टों का आप लोग इंतजार कीजिएगा। और आप लोग 100% इस लेक्चर को जरूर पेन डाउन किए होंगे, और भगाइए मत। भगाने से न तो मुझे सफलता प्राप्त होगी, न तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मुझे भी उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा अपना एक लक्ष्य है, आपका भी एक लक्ष्य है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन टकरा जाए तो आप मेरा ज़िंदगी सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बहुत बड़ा मायने रखता है, वही 2-3 क्वेश्चन से रिजल्ट होती है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।